आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए एंड वीडियो को लाइक करने के लिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से यानी विंग को सच नहीं बता पाती, वहीं दूसरी तरफ वांगजी को उसके ग्रैंडफादर बेहोश करके अपने साथ चाइना ले जाते हैं। अब आगे विंग मॉर्निंग में शायद आज जल्दी उठता ही नहीं, क्योंकि एक तो संडे था और ऊपर से वो देर रात तक काफ़ी देर तक अपनी और वांगजी की फ़ोटोग्राफ्स को कई बार देखता रहा और सो ही नहीं पाया खुशी और एक्साइटमेंट में। लेकिन अब उसका फ़ोन लगातार नॉन स्टॉप बजे ही जा रहा था, तो मजबूरी में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए वो फ़ोन उठाता है और जब फ़ोन पे नंबर देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि आज संडे में मॉर्निंग में उसे बार बार कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस नी मिंजे थे। नी मिंजे का फ़ोन देख के विंग घबरा के एकदम से फ़ोन उठाता है और हेलो बॉस, क्या सॉरी बॉस, मैं सो रहा था, मैं आपका फ़ोन नहीं पिक करा है, घबराते बोलता है। इस बात पर नी मिंजे थोड़ा सा कामली बोलते हैं, विंग अभी के अभी तुम लंदन वापस आओ, यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है और मुझे तुमसे कल ऑफिस स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर बॉस अचानक से क्यों? विंग मैंने कहा ना ये कोई इमरजेंसी हो गई है, जल्द से जल्द आओ। ठीक है बॉस, मैं अभी निकलता हूँ। क्या ड्यूक और जॉश भी? नहीं, मैं उन लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, मैं सिर्फ तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि ड्यूक और जॉश को सिर्फ इतना ही बोलो कि तुम्हें कोई इमरजेंसी काम है इसलिए तुम जा रहे हो। ये भी मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, जल्द से जल्दी आओ। पर लांगवांग जी को भी नहीं। शायद तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना विंग, तो एक बार मेरे ट्रस्ट पे जल्दी आओ। इस बात पे कहीं ना कहीं विंग थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि अचानक से हुआ क्या। वहीं एक तरीके से निमिंजू ने सबको बताने से मना किया, तो वो अपने बॉस की बात या एक इंसान मतलब एक तरह से निमिंजू पे ट्रस्ट करके तुरंत वहाँ जाने के लिए रेडी होता है। विंग जल्दी से रेडी होके अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से एकदम से लंदन के लिए निकल जाता है। वो वांगजी के फ़ोन पे 2 बार ट्राई भी करता है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। कहीं ना कहीं विंग को लगा हो कि जैसे वो थक के सो रहा है, वांगजी भी शायद अपनी फैमिली के साथ बात करी हो तो अभी सो ही रहा हो, इसलिए वो सिर्फ वांगजी को मैसेज डालता है कि वो तुरंत लंदन के लिए निकल रहा है और जैसे ही वांगजी का फ़ोन ऑन हो तो उसे कॉल बैक करे। इस बात पे विंग ज़्यादा सोचता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। विंग काफ़ी देर की एक तरीके से टैक्सी की ड्राइव से वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके मतलब एक तरीके से बिल्डिंग के आगे सिर्फ निमिंजे नहीं बल्कि उनका एचआर आर्नल्ड भी खड़ा हुआ है। अपने एचआर को यहाँ देख के विंग थोड़ा शॉक है। विंग ऊपर पहुँचता है तो देखता है शाओ शिनचैन और शुयांग भी विंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कल से वो दोनों यानी विंग और वांगजी उन लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जिस पे विंग बताता है कि वांगजी ने उसे भी कॉल बैक नहीं किया। लेकिन इससे पहले शाओ शिनचैन और विंग कुछ बात करते निमिंजे बीच में से कट करके विंग को उसके अपार्टमेंट में ले जाते हैं और अब विंग के अपार्टमेंट में सिर्फ निमिंजे, विंग और उसका एचआर आर्नल्ड है। अभी तो उन लोगों को पहले कुछ ऑफर करता है लाइक वाटर और फिर उन लोगों के अपोजिट में बैठ के आराम से बोलता है, क्या हुआ बॉस, आपने एकदम से मुझे यहाँ क्यों बुलाया और आपके साथ एचआर क्यों है? कोई बड़ी बात है क्या जो अचानक से आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे? हाँ, क्योंकि बात तुम्हारे करियर और तुम्हारी पूरी लाइफ की है। मैं कुछ समझा नहीं, विंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है। अब आर्नल्ड अपनी जगह से थोड़ा सा पोजीशन विंग की साइड करता है और बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया। मैं अधिकतर तुम्हें अवॉइड करता था और उसके बावजूद तुम हमेशा मेरे साथ स्वीट थे। इससे मैं समझ गया कि तुम एक बहुत अच्छे नेचर के पर्सन हो जो लोगों के साथ कामली ही डील करते हो। इसी कारण मैं अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हारे बॉस से कांटेक्ट किया और तुमसे अकेले में ऑफिस से बाहर मिलने की रिक्वेस्ट करी। पर आप मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि मैं तुम्हारी जॉब को बचाना चाहता था। मेरी जॉब? पर मेरी जॉब को क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया है क्या जो अचानक से इस तरीके से? तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट चाइना से हमें कॉल आया है। तुमने एक लीगल केस किया गया है और तुम उस केस की वजह से चाइना से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे और तुमने ये बात कंपनी से छुपाई है। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बावजूद तुमने कंपनी के साथ बाहर मतलब चाइना से बाहर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर दिया।
तुमने कंपनी की पॉलिसीज़ को तोड़ा है और इसलिए तुम्हें तुरंत जॉब से निकालने की बात चल रही है। जिस चीज़ से विंग अचानक से शॉक हो जाता है। मेरे ऊपर केस और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन किया है। माफ़ कीजिएगा, पर मैंने आज से पहले कभी किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। ये मेरी फर्स्ट जॉब है और मैंने कोई भी किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। वो हम नहीं जानते, पर हमें इतना पता है कि तुम्हारे ऊपर लीगल केस चल रहा है चाइना में और उसके अकॉर्डिंग तुम चाइना से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर हो, जो कि एक तरीके से इलीगल है। पर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा है, मैंने कभी कोई इलीगल काम नहीं किया है। तो मेरे ऊपर केस जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। लीगल केस ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो इन बारे में कुछ जानता भी नहीं है, इसलिए विंग थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है। वहीं विंग की परेशानी देख के अब नीमिंजे भी तुरंत विंग के थोड़ा काम करते हुए उसके बिल्कुल साइड में बैठ जाते हैं और हल्के से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। विंग शांत हो जाओ, हम जानते हैं तुम इस टाइप के पर्सन नहीं हो। इतने समय में हम भी समझ चुके हैं कि तुमने कोई गलती नहीं करी है और ये कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आनंद तुम्हारी हेल्प कर रहा है। इससे पहले कंपनी तुम्हारे को मतलब एक तरीके से टर्मिनेट करे और उसके बाद तुम्हारे पूरे करियर पे धब्बा लग जाए। तुम्हें अच्छे से पता है जब कंपनी टर्मिनेट करती है तो ना ही एक्सपीरियंस लेटर मिलता है और ना ही नई जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। इससे पहले ही तुम अपनी साइड से ये जॉब के लिए रिज़ाइन डाल दो, उससे आनंद सब संभाल लेगा। वो यही इस तरीके से तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर भी दे देगा और साथ में ये भी रहेगा कि तुमने खुद ही इस चीज़ से बाहर निकले हो, जिससे एक तरीके से तुम दूसरी कंपनी के सामने इस एक्सपीरियंस लेटर को दिखा के नई जॉब लंदन में मतलब एक तरह चाइना में ढूंढ सकते हो। बट मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूं? मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए। हम जानते हैं विंग, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब आनंद बोल रहा है कि मैं तुम्हारी चाइना में नई जॉब ढूंढवाने में भी हेल्प करूँगा। तुम एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो और कहीं ना कहीं तुम बहुत टैलेंटेड भी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है तुम्हारे पास और इस कारण तुम्हें आराम से इससे अच्छी जॉब कहीं भी मिल सकती है। लेकिन इस समय अगर तुम टर्मिनेट हो गए तो तुम्हारे पूरे करियर में कितना बड़ा ये धब्बा लग जाएगा, तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। मैं ये कह दूंगा कि तुमने मुझे ऑलरेडी फ्राइडे की रात में अपना रिज़ाइन लेटर दे दिया था, जिससे तुम सेफ़ हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर ये टर्मिनेशन का धब्बा भी नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो इस समय किसी से बात करना चाहता है, वो अपने लानजान से बात करना चाहता है, उससे डिस्कशन करना चाहता है। इसे विंग मुझे प्लीज़ 5 मिनट दीजिए, और ये बोल के वहाँ से उठ के अपने रूम में जाता है और जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के वांग जी के फ़ोन पे लगातार रिंग करने लगता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम 15 से 20 बार वो कॉल अटेम्प्ट करता है, लेकिन हर बार जिस नंबर पे आप ट्राई कर रहे हैं वो नंबर बंद है। बस यही पता चल रहा है हर बार, वांग जी का फ़ोन ऑफ है, वांग जी का फ़ोन ऑन नहीं हुआ। ये चीज़ अब विंग को बहुत परेशान कर रही है। विंग कुछ और रिएक्ट नहीं करता या वो करता। विंग को अब दोबारा से नॉक महसूस होता है और ये कोई और नहीं बल्कि नीमिंजे है। नीमिंजे अब उस रूम विंग को बाहर बुलाते हैं। वहीं विंग अब बाहर आता है, अब बिल्कुल शांत बैठ गया। कहीं ना कहीं विंग की ये हालत देख के नीमिंजे और आनंद को भी बुरा लग रहा है। अब नीमिंजे विंग के कंधे पे दोबारा से हाथ रख के उसे प्यार से बोलते हैं, विंग मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और ये कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक और हेल्प करता हूँ। मैं अपने ब्रदर हुसैन का तुम्हें नंबर देता हूँ। वो तुम्हें लंदन में मिला था, याद है जब लास्ट टाइम तुम उसकी फ्लैट पे गए थे? वो बहुत अच्छा लॉयर है चाइना में, वो तुम्हें चाइना में ज़रूर हेल्प करेगा। तुम चाइना लैंड होते उससे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। वो चाइना के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स में से एक है, टॉप लॉयर। उससे बड़े बड़े केसेस सॉल्व करने आते हैं और मैं जानता हूँ वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेगा। प्लीज़ तुम अब परेशान मत हो। और हाँ, तुम इस बात को हमेशा याद रखना, मैं चाहे तुम्हारा बॉस रहूँ या ना रहूँ, पर तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसलिए अभी एज अ बिग ब्रदर जो मैं कह रहा हूँ वो करो।
ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं नहीं मिंजे विंग के करियर के लिए ही सोच के उसे ये बात कह रहे हैं। ये बात सच है, अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो ना ही आपको ऑफर लेटर मिलता है और ऊपर से आप के मार्केट में बहुत ज़्यादा गंदी इमेज बन जाती है। लेकिन आप खुद जॉब छोड़ते हो तो आपको ऑफर लेटर्स भी, मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है और साथ में आपकी इमेज भी सही रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने कम से कम उसे 7 से 8 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल ही हो गया इस जो भी उसने लंदन में एक्सपीरियंस लिया है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर उसे हेल्प तो करेगा नहीं जॉब के लिए। और विंग तो है ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो आराम से वो कोई बड़े से बड़े इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकता है। ये बात ये लोग जानते हैं, इसलिए वो विंग की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो टर्मिनेट हो गया और वो एक तरीके से उसके ऊपर ये धब्बा लग गया कि उसे कंपनी ने निकाला है, तो कितना अच्छा इंटरव्यू दे दे पर बाद में आके वो यहाँ फंस सकता है। इसलिए विंग की हेल्प कर रहे हैं। वही विंग भी सब चीज़ें समझते हुए ऐसा ही करता है। वो तुरंत एक मतलब मेल और साथ में फिजिकल फॉर्म में अपना रिजिग्नेशन लेटर लिखकर अब एचआर को आर्नल्ड को हैंड ओवर कर देता है। ये डेट भी जैसे आर्नल्ड ने कही, ये फिजिकल फॉर्म वाली जो डेट है वो भी इन्होंने फ्राइडे की ही रखी है। और यहाँ तक कि ये मेल जो मतलब विंग ने करी है, इस मेल को अब एक तरीके से नी मिंजे ने अब फॉरवर्ड करा है आर्नल्ड को, और ये बोल के कि नी मिंजे के पास ये फ़ोन में प्रॉब्लम थी इसलिए मेल लेट आई है। लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने विंग के करियर को बचा लिया। वहीं विंग जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं तो अब वहाँ पे बैठ के रो रहा है। कहीं ना कहीं जब शाओ शिनचैन और शुयांग देखते हैं कि विंग के घर से ये लोग आए और चले गए, तो वो भी विंग से मिलने आते हैं। विंग की हालत देखे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि शाओ शिनचैन विंग को शांत कर रहा है और बोल रहा है, तुम परेशान मत हो, तुम अभी के अभी चाइना जाओ और पता करो ये सब क्या हुआ है। तुम्हें चाइना जाना चाहिए और सब कुछ डिटेल में पता करना चाहिए। क्यों क्यों तुम्हारे ऊपर ये लीगल केस चल रहा है और किसने किया है ये लीगल केस, ये भी पता करो। और बाद में तुम दोबारा लंदन आओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवाने का प्रॉमिस करता हूँ। बात जॉब की नहीं, बात लांजान की है। मैं लांजान को बिना बताए कैसे जा सकता हूँ? मैं लंजा को ये बात बताना चाहता हूँ, मैं लंजा से बात करना चाहता हूँ। वो उसका फ़ोन क्यों नहीं ऑन हो रहा है? विंग शायद हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, तुम्हें भी पता है उसके कज़न के साथ कितना बड़ा केस हो गया है, क्या पता वो वहाँ पे बिजी हो। तुम चिंता मत करो, लांजान जैसे ही यहाँ आएगा या हमारे में से किसी का भी लांजान से कांटेक्ट होगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। तुम इस समय तुरंत चाइना जाओ, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर देते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे चाइना जाना चाहिए, मुझे एक बार सीजे से भी बात करनी चाहिए। और ये बात बोलने के बाद विंग अब अपनी सीजे को कॉल करता है, पर या शायद याली अभी बिजी है इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाती है। विंग इससे पहले दोबारा याली को फ़ोन करता है। अब शाओ शिनचैन विंग के पास आता है और बताता है कि लकीली उसका एक रिलेटिव जो अभी चाइना जाने वाला था वो किसी वजह से वहाँ जा नहीं रहा है और उसके टिकट पे विंग जा सकता है, क्योंकि उन दोनों मतलब एक होता है ना एक्सचेंज टाइप में, वो ऑनलाइन उसकी सीट पे वो कर सकते हैं। और एक तरीके से उसने एयरपोर्ट पे भी इसके रिगार्डिंग बात कर ली है। वहीं पे विंग को कुछ ही टाइम में वो टिकट मिल जाएगा। इमरजेंसी में विंग को एकदम से ये टिकट मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार नहीं मिलते इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में एकदम से एडजस्ट करेंट पे टिकट, और बहुत कॉस्टली मिलते हैं। और विंग को बहुत रीजनल रेट में टिकट मिल रहे हैं तो विंग तुरंत उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। अपना एक छोटा सा पैक ही पैक करता है विंग, ज़्यादा सामान भी नहीं लेके जाता, इसी उम्मीद से कि वो जल्दी वापस आएगा लंदन, बिना ही सोचे कि शायद अब वो कभी लंदन इस फ्लाइट में वापस नहीं आ पाएगा। आज विंग लंदन से निकल रहा है इसी उम्मीद से कि वो वापस आएगा, लेकिन शायद अब इसकी लाइफ ये में लंदन का चैप्टर यहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब उसकी लाइफ का एक बहुत डिफ़िकल्ट और बड़ा चैप्टर चाइना में शुरू होने वाला है। क्योंकि चाइना में कुछ है जिसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, जो शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। यहाँ एक तरफ विंग घबराया हुआ अपने सामान के साथ अब दोबारा से एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और लगातार वांग जी को कॉल कर रहा है और मैसेजेस, हर चीज़ उसने वांग जी को अब मैसेज पे टाइप करके भेज दी है। लेकिन क्या पता वांग जी वो मैसेज ले भी पाए या ना ले पाए, क्योंकि वांग जी का वो सिम और वो फ़ोन तो यहाँ लंदन में, वो यहाँ इंग्लैंड में है, और वांग जी अब चाइना के उस बड़े से मैंशन के एक रूम में बेहोश पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उसे लेके पहुँच गए थे।
कहीं ना कहीं वांग जी को इस तरीके से बेहोशी में चाइना लाया गया। इस चीज़ से वांग जी की मदर और फादर भी अपने वांग जी के ग्रैंडफादर पे बहुत नाराज़ है। अब वांग जी के ग्रैंडफादर पे उसके फादर चीखते हुए थे, ये क्या बदतमीजी है फादर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वांग जी के साथ, आप इस तरीके से उसे ड्रग करके यहाँ लेके आए हैं। आपने सोचा वांग जी को इसका क्या गलत असर होगा? उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि गलत तो उसके साथ होने से बचाया मैंने। तुम्हें पता है उस विभूषान से इंगेजमेंट करवा दी थी तुम्हारे भाई ने उसकी, हमें पता है क्योंकि विभूषान से हमने भी बात की है और उस इंगेजमेंट का पार्ट हम भी थे और हम इस चीज़ में बिल्कुल कुरैन के साथ थे। तुम दोनों पागल हो गए हो, मुझे यकीन नहीं होता, तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपने बेटे के साथ। तुम्हें पता है वो ओमेगा कहीं से भी हमारे वांग जी के लायक नहीं है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो वांग जी के लायक नहीं है? वो वांग जी के लिए परफेक्ट है। आपने उसे देखा है वो कितना ब्यूटीफुल है और कितना समझदार और टैलेंटेड भी, आपको आइडिया भी नहीं है। जिस उम्र में लोग एक तरीके से अपने आप को कॉलेज के बाहर एक मस्ती वाली लाइफ और स्टार्टिंग करते हैं, उस उम्र में वो इतनी बड़ी रेजिग्नेशन पे वांग जी की कंपनी में जॉब करता था। आपको लगता है वो बेवकूफ़ है? हाँ, वो महा बेवकूफ़ है। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन अपने फॉस्टर फैमिली के हाथ में दे दिया। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है। इतनी अच्छी एजुकेशन करने के बाद भी आखिरी में वो सिर्फ एक बेबी कैरियर बन के रह गया है, यानी बच्चा पैदा करने की मशीन। ये आप क्या बोल रहे हैं? वो ऐसे वर्ड्स उसके लिए आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल उसके लिए क्यों हो रहे हैं फादर? कहीं ना कहीं अब कुरैन भी थोड़ा परेशान होते हुए अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके फादर गुस्से बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते जो मैं उसके बारे में जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग लंदन में रहते थे या इंग्लैंड में रहते थे और मुझे नहीं पता था तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? मैं उसी दिन सर विंग के बारे में पता करने लगा था जब विंग पहली बार वांग जी से मिला था। शुरुआत में वो सिर्फ उसका फ्लैटमेट था, मैं जानता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने लगे हैं और डेट पे गए हैं, मैंने उसी दिन विंग की पूरी हिस्ट्री निकलवाई थी और मुझे पता चला था कि वो ओमेगा कभी किसी और अल्फा का साथ शादी कर ही नहीं सकता है। मार्क अल्फा बना कर दिया उसने मेरे बेटे को बिना ये जाने कि वो इस लायक कभी है ही नहीं। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या लायक और डिसलायक की बातें कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं? विंग के बारे में ऐसा क्या पता है आपको जो आप इतना रहाश हैं विंग के लिए? क्या जानते हैं आप विंग के बारे में जो हम नहीं जानते? कहीं ना कहीं आप कुरैन और उस वांग जी के फादर, यहाँ तक कि अब तो इस रूम में धीरे धीरे करके बाकी लोग भी आने लगे हैं इनके चीखने चिल्लाने को सुन के, जिसमें से एक वांग जी की मदर, जिंगी और शिचैन भी थे। अब वांग जी के ग्रैंडफादर बोलते हैं, वैसे तो मैं तुम लोगों को ये बात क्यों बताता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों के दिमाग में उस विभूषान की इमेज को मैं सही करता हूँ। वो विभूषान यहाँ से भागा हुआ है। उसने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपने फॉस्टर फैमिली के साथ और उसने बहुत बड़ा अमाउंट भी लिया था अपने फॉस्टर फैमिली से और उसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के यहाँ से लंदन भाग गया है और इसके ऊपर इसी चीज़ का केस चल रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कॉल करो और पता करो विभूषान के बारे में, तुम्हें कोर्ट में क्लियर हो जाएगा। उसे अब तक कम से कम 5 हेयरिंग के लिए कॉल गई है, लेकिन उसने एक भी बार रिस्पॉन्स नहीं किया है। यहाँ तक कि अब तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस हो गया है कि अगर वो चाइना में आकर अपनी नेक्स्ट हेयरिंग तक चाइना में नहीं आया तो हो सकता है उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट क्यों 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 अरेस्ट करेंगे विंग को? अब अचानक से बेचारा जिंगी घबराते हुए बोलते हैं, वो तो इतना अच्छा ओमेगा है, उसने तो मेरी भी इतनी हेल्प की, उसने ऐसा कोई काम किया है जो उसके साथ ये हुआ है? हाँ, उसने ऐसा ही काम किया है। तुम्हें पता है उसने 1 मिलियन पैसे अपनी फॉस्टर फैमिली से लिए थे एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी फॉस्टर फैमिली को अपने बेबीज़ देगा। वो अपनी फॉस्टर फैमिलीज़ के लिए एक बेबी कैरियर बनेगा, यानी उनको बच्चे पैदा करके देगा और उसके लिए उसने 1 मिलियन रुपीज़ ऑलरेडी ले लिए हैं। इतना ही नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट पूरे 10 मिलियंस का है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे 10 मिलियंस वापस देने होंगे। क्या बोल रहे हैं आप? विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता और वो इस तरह का इंसान है ही नहीं। कहीं ना कहीं शिचैन अब बीच में बोल पड़ते हैं, मैं विंग के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, ये ज़रूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। विंग ऐसे क्यों करेगा? वो अपने बच्चों को क्यों बेचेगा? और उसके बच्चे पैदा होने से पहले ही वो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा?
ये चीज़ तो तुम उस विभूषण से पूछो, उस ओमेगा से पूछो कि वो ऐसा क्यों करेगा। अगर उसने मेरे अल्फा ग्रैंडसन को फंसाया है तो उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी बेबीज पैदा होंगे वो तो उन लोगों के पास चले जाएंगे। तुम्हें लगता है हम लैन फैमिली के बच्चे उन जियांग फैमिली को देंगे? इससे अच्छा है कि मैं विभूषण की जान ले लूँगा। तुम चाहते हो कि मैं विभूषण को अपने हाथों से मार दूँ तो ठीक है, मैं विभूषण को अभी यहाँ लेके आता हूँ। या अगर तुम चाहते हो वो जहाँ है अपनी मर्जी से जिए, जो करना है उसे वो करे, बस मेरे वांगजी से दूर रहे, तो मैं वही चांस उसे दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वांगजी उसके पास जाए। और तुम सब इस चीज़ को अब समझ जाओ। कहीं ना कहीं अब ग्रैंडफादर की बात को समझते हुए अब मिस्टर लैन भी शांत खड़े हैं। भाई मैडम लैन इस पूरे प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही चीज़ सिचैन भी सोच रहे हैं, विंग इतना बेवकूफ़ों वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा और वो ऐसा कर भी कैसे सकता है। विंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके लिए तो 10 मिलियंस आराम से वो 10 साल में कमा लेगा, तो वो अपने बच्चों को क्यों बेचेगा, वो भी सिर्फ 10 मिलियन के लिए। यानी 10 मिलियन को रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो सिर्फ 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये के लिए वो अपने बच्चों को बेच सकता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं तब अब सिचैन के भी दिमाग में घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ विंग जिसे कोई आइडिया नहीं कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को उसने कभी साइन किया है, वो बेचारा चाइना में लैंड होता है और लैंड होते ही वो सबसे पहले अपनी सीजे को कॉल करता है। उसकी सीजे उसका फ़ोन पिक नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं यानली कल से इतनी बीमार पड़ गई विंग के बारे में सोच सोच के कि वो इस समय हॉस्पिटल में है और उसका फ़ोन घर पर है, क्योंकि जिनशान उस इमरजेंसी में उसे लेके गया। और वहीं यानली के नंबर पे जब विंग कई बार कॉल करता है और यानली नहीं उठाती तो विंग के दिमाग पे दूसरे कोई और नहीं बल्कि अपने फॉस्टर पेरेंट्स ही आते हैं। वो फॉस्टर पेरेंट जिनके बारे में अभी विंग जानता नहीं, जिनके असली चेहरे को अभी विंग जानता ही नहीं, जो नहीं जानता कि असलियत में उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। इसलिए विंग आप तुरंत मैडम यू को फ़ोन कर देता है। वही मैडम यू अब विंग का चाइना वाला नंबर दोबारा से देखकर चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल ले लेती है, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि विंग अब चाइना वापस आ गया। इसलिए वो स्माइल करती हुई खुशी से फ़ोन पिक करती है। वही विंग बोलता है आंटी यू मैं काफ़ी देर से सीजी को कॉल कर रहा हूँ पर वो पिक नहीं कर रही हैं। एक्चुअली मैं चाइना आया था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वेलकम बैक टू चाइना विंग। कोई बात नहीं, अगर यानली तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही है तुम घर पे आ जाओ, हम लोग मिलके बात करते हैं। ठीक है आंटी यू मैं आता हूँ। और ये बोल के विंग फ़ोन कट करके आप जियांग्स मेंशन की तरफ ही टैक्सी ले लेता है। विंग पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा नर्वस है, लेकिन वो एक काम याद से करता है। वो लैंड होते ही जैसा उसे मिंजो ने बोला था वैसे ही तुरंत नी हुसैन को कॉल कर लेता है। नी हुसैन चाइना में ही है, मैंने पहले ही बताया था वो लंदन कभी कभी जाता है, वो चाइना में ही रहता है। इसलिए वो तुरंत विंग का फ़ोन उठा लेता है और बोलता है हेलो, जिस पे विंग उसे मतलब घर तक पहुंचते हुए टैक्सी में सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसके ऊपर कोई केस हो गया, उसे अभी पता चला है, उसे आइडिया नहीं है कौन सा केस है। और मिंजे ने नी हुसैन का नंबर दिया है। नी हुसैन विंग को अच्छे से याद रखता है, उसे ये भी पता है कि ये लांगवांगजी का ओमेगा है, ये क्योंकि उसे तो पूरा यकीन है कि लांगवांगजी और ये दोनों जिसको प्यार करते हैं। इसलिए वो तुरंत तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और ये बोल के फ़ोन कट कर देता है। और विंग बहुत आराम से घर में एंट्री करते हैं। वही मैडम यू बिल्कुल आराम से विंग को बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। विंग आज मैडम यू को इतनी खुशी से उसका वेलकम करते देखकर थोड़ा शॉक है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो जाके बैठ जाता है। अब मैडम यू और विंग सामने बैठे हैं और टेबल पे बहुत सारे स्नैक्स और विंग के लिए विंग की फेवरेट कॉफ़ी बनाई हुई है। विंग थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी से सिप ले रहा है। अब मैम यू की तरफ देख के बोलता है अंकल कहाँ हैं आंटी यू, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ पर अंकल दिखे नहीं। यहाँ तक कि मैंने उनका नंबर भी ट्राई करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर ऑफ आ रहा है। क्या अंकल यहाँ नहीं है? हाँ वो अभी सिटी में नहीं है, आउट ऑफ सिटी है। तो अच्छा तो कब तक वापस आएंगे? पता नहीं, क्योंकि मेरे से तो उन्होंने अब बात करनी बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी दिन से नहीं हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से ऑलमोस्ट डिवोर्स लेने का फाइनल किया है। क्या आप और अंकल डिवोर्स ले रहे हैं? हाँ, इसमें तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? तुम ही तो हो असली कारण जिसके कारण मेरे हस्बैंड मुझसे डिवोर्स ले रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं आंटी यू? अंकल आपसे डिवोर्स ले रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। इतने भोले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है विभूषण, क्योंकि अब तुम्हारे इस भोलेपन का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि
अब जो होना है वो तो होके रहेगा। और रही बात तुम्हारे अंकल और मेरे डिवोर्स की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वो मुझसे डिवोर्स ले या ना ले, क्योंकि आप वो मुझे रोक नहीं सकते। जो मैंने सोचा है मैं वो करके रहूँगी। आप अंकल से किसी बात पे नाराज़ हैं क्या? अगर आप नाराज़ हैं तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ वो आपको बहुत प्यार करते हैं। इस बात पे मैडम यूँ हंसने लगती हैं और बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट हिज लव एनी मोर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे प्यार करता है या नहीं करता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अब मेरे बेटे की लाइफ में क्या होगा। मेरे लिए सिर्फ मेरा जंजा ही अब सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसकी लाइफ में मुझे अब हर कुछ बेस्ट चाहिए। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी सब प्लान कर लिया है। और उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे अंकल से डिवोर्स लेना पड़े या यानली से रिश्ता ख़त्म करना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीजे से भी कांटेक्ट में नहीं है क्या? सीजे से भी आपकी लड़ाई हुई है? क्या हुआ है आपकी फैमिली में जो इतना प्रॉब्लम हो गया? आई एम सॉरी, मैं आपकी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी साल रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी, सीजे की और अंकल की बहुत चिंता करता हूँ। इसलिए मैंने आपसे इस तरह से पूछ लिया। सॉरी अगर आपको बुरा लगा। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बिल्कुल, तुम तो अभी फैमिली का बहुत बड़ा पार्ट बनने वाले हो, तो तुम्हें सच पता होना चाहिए। तुम्हारे अंकल और तुम्हारी सिस्टर मुझसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया और अब तुम्हारे अगेंस्ट FIR चल रही है, या ये कह दीजिए लीगल केस चल रहा है। क्या? अचानक से विंग अब पूरी तरह से शॉक होके मैडम यू की तरफ देखता है और घबराते हुए, कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, आपने आपने मेरे ऊपर केस किया है? इस बात पे मैडम यू कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती और आराम से चाय पीती है, जैसे विंग को वो कुछ जवाब देना ही नहीं चाहती। अब विंग का फ़ोन दोबारा से रिंग होता है और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि न्यू हुसैन का है। न्यू हुसैन विंग की तरफ विंग को फ़ोन करता है और बोलता है, विभूषण, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए? और तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपना दिमाग घुटनों में रखा हुआ था क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम हुसैन? मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे पहले बोलना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा केस चल रहा है? तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पैसे लिए, और उसके बाद तुम बिना उस फैमिली को इन्फॉर्म किए, बिना अपनी पार्टी को इन्फॉर्म करे चाइना से बाहर भाग गए। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर इस समय धोखाधड़ी, फौजदारी और 420 का केस चल रहा है। तुम्हारे ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं और तुम इस चीज़ के बारे में कुछ भी जानते नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्लियर बताओ नहीं हुसैन, आप क्या बात कर रहे हो? विभूषण, तुमने अपने फॉस्टर फैमिली यानी मैडम यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें तुमने उनसे 1 करोड़ रुपए लिए हैं कि तुम उनके बेटे यानी जंचा को बेबीज बर्थ करके दोगे, और उनके बेबीज बर्थ करने के बाद तुम ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर सकते हो। लेकिन तुम उन्हें बिना उनके बेबीज बर्थ दिए, मतलब बच्चे दिए, और साथ में बिना उन्हें इन्फॉर्म करे चाइना छोड़ के चले गए। इसके अगेंस्ट उन्होंने तुम्हारे ऊपर फौजदारी का केस लगा दिया है, जिस चीज़ से अविंग शॉकिंगली सामने मैडम यू को देख रहा है और चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। अब अचानक से विंग के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन पे जिन्नी हुसैन विंग विंग करता रह जाता है, लेकिन विंग को अब कुछ समझ नहीं आता। अब वो शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, आपने आपने मेरे ऊपर केस किया? आपने मुझसे ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया? मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया था। और मेरे बच्चे, मैं क्यों दूंगा जंजा को मेरे बच्चे? वो मेरे बेबी हैं। मैं अपने बच्चों को तो आप लोगों के कभी पास भी नहीं आने दूंगा। और आपने आपने मेरे साथ ऐसा किया? विंग बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके सर बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है। उसे नहीं पता पर इस समय उसे इतना ज़्यादा चक्कर क्यों महसूस हो रहा है। विंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही अब मैडम यू अपनी जगह से हंसती है और विंग को देखती है। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और उसका सर ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है, जैसे उसे मैडम यू की बातें तो सारी सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसकी बॉडी पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मैडम यू हंसते हुए बोलती हैं, क्योंकि मैं तुमसे दिल से नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी न दुख भर देना चाहती हूँ कि तुम लाइफ टाइम तक सिर्फ हैप्पीनेस के लिए तरसते रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरा हस्बैंड यहाँ लेके आया था? ये तुम्हारी गलत फैमिली थी। तुम्हें फॉस्टर किड बनाने के लिए मैंने बोला था। पता है मैंने कितनी मेहनत करी थी, कितना कुछ मैंने पैसे दिए थे, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट लोगों से मिली थी ताकि तुम मेरे फॉस्टर किड बनो। ये सब कुछ मैंने बहुत सोच समझ के किया था, पर क्यों
आप तो मुझसे नफरत करते थे ना, फिर आप मुझे क्यों अपना फॉस्टर किड बनाना चाहते थे? बेचारा वी, जो अभी भी हल्के नशे में है, लेकिन उसे आंखों से लगातार अभी भी आंसू बह रहे हैं, वो ये क्वेश्चन मैडम यू से पूछता है। मैडम यू ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बोलती है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकती कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओमेगा हो। तुम देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास वो सारे टैलेंट हैं जो किसी के पास नहीं होते। आर्ट, म्यूज़िक, कॉमेडी, यहाँ तक कि तुम्हारा आईक्यू, सब में तुम सबसे बेस्ट हो। यहाँ तक कि अगर मैं बहुत भी मेहनत करूँ तब भी मैं तुम जैसा ओमेगा तो कभी नहीं ढूंढ सकती। तुम्हारे टक्कर का ओमेगा कोई दूर दूर तक नहीं है, और आई मस्ट से ये तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड है। मैडम यू विंग की तारीफ करते हुए अब विंग के बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई है। विंग अब सोफे पे के पास जब पैरों पे बैठा हुआ है क्योंकि उसका सर बहुत ज़ोर से घूम रहा है। अब मैडम यू घुटनों के बल बैठती हैं और विंग के चेहरे पे हल्का सा हाथ फिराती है और अपनी गंदी सी आवाज़ में बोलती हैं, और जब मुझे पता चला कि तुम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाती। तुम्हें पता है पहले ज़माने में क्यों खानदान ढूंढा जाता था, क्यों लोग खानदानी लोगों में ही शादी करना पसंद करते थे? क्योंकि कहा जाता है कि जीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक फैमिली की जो के पास अच्छे जीन्स हो, वहाँ शादी करने से तुम्हारी फैमिली में भी अच्छे जीन्स आते हैं। और मैं यही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स को बर्थ दो। अगर उनके अंदर भी तुम्हारे जीन्स जाएंगे तो वो भी ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड किड्स होंगे। मेरे बच्चे के लाइफ में तुम कभी नहीं आओगे। सच कहूँ तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जंचा ने तुम्हें अपने मन से प्रपोज किया? ये भी मेरा ही प्लान था। मैं शुरू से तुम्हारे और जंचा के रिलेशनशिप को जानती थी। मैंने ही जंचा को आइडिया दिया था तुम्हारे दिमाग को यूज़ करके अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और तुमने क्या किया? बिना किसी को इन्फॉर्म किए चाइना छोड़ के चले गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा प्लान बिगाड़ो और मेरी पहुंच से बाहर जाने की कोशिश करो। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे कंट्रोल में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रहोगे, वो भी यहीं मेरे घर में। और इससे पहले विंग और कुछ मैडम यू की बात सुन पाता, वो धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है क्योंकि मैडम यू ने उसकी कॉफ़ी में ड्रिंक मिला दी थी, जो बेचारे विंग को आइडिया ही नहीं था। अब मैडम यू ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं और बोलती हैं, विभूषण, अब तुम यहाँ मेरे कैदी हो और तुम्हें मेरी इस जेल से दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हारे पर मैं काट चुकी हूँ और अब तुम इस पिंजरे के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोल के मैडम यू अब बहुत खुश हो रही हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कहानी का ट्विस्ट सबके सामने आ गया। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट जिसमें विंग को बांधा गया है, यानी विंग जिसे आइडिया ही नहीं कि उसकी पूरी लाइफ अब एक तरीके से मैडम यू ने कंट्रोल कर दी है। तो आपको क्या लगता है गाइस, अब आगे क्या होगा? क्या सचमुच में मैडम यू ऐसा कर पाएंगी? क्या सचमुच में विंग के बेबीज उससे छीन लिए जाएंगे? आपको क्या लगता है, हमारे लांग वांग जी के होते हुए विंग के साथ ये सब कोई होने देगा? पर अभी तो हमारे लांग वांग जी भी फंसे हुए ना अपने ग्रैंडफादर के चक्कर में। कैसे अब वो अपने ग्रैंडफादर्स के इस जाल से बाहर आएंगे, ये भी तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नो ये पार्ट थोड़ा सा सैड है और आगे के 2 पार्ट्स और सैड आएंगे, तो प्लीज़ पहले ही प्रिपेयर कर रही हूँ मैं आपको, बट उसके बाद आपको बहुत सारे सपोर्टिव और अच्छे पार्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इस स्टोरी के में ये जो नया ट्विस्ट है उसके बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।